दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी और ईश्वर ने बनाए परिवार, जिसमें हम सब उसके बच्चे हैं और रहते हैं। परिवार में ध्यान रखने के लिए बनाई उसने गृहिणी, महिला, माँ, बहन, भाभी, कई रोल वो अदा करती है और सबका ध्यान रखती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनका ध्यान रखने के लिए? कितने कष्ट उठाती है वो। कभी आपने देखा, आपको चोट लगी कि आप फट से बोलोगे ओ माँ, पर कभी भी उनके मुंह से इतनी आसानी से नहीं सुनोगे। और जब कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है या वो तकलीफ में होती है, तभी आपको वो परेशान करती है। तो हम कैसे उसको आराम दिला सकते हैं? जितनी भी होने वाली महिलाओं में बीमारियां होती हैं, उससे कैसे बिना तकलीफ के उसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी विषय पर विस्तृत तौर से जानेंगे। कैसे? होम्योपैथी से। तो इसी विषय पर विस्तृत तौर से हमें जानकारी देंगे डॉक्टर रवि हिंदुजा जी, जो कि वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार आयुष में। नमस्कार दोस्तों। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हम गृहिणी के बारे में बात करेंगे, पर शुरुआत एक टीनेज से ही करना चाहूँगा और खासकर मीनार की, या ये बोलें जब मासिक धर्म शुरू होता है एक बच्ची का, तभी से करना चाहूँगा। मासिक धर्म की उम्र क्या है जो सही उम्र होती है आने की? कई बार ये जल्दी आ जाता है, कई बार ये लेट आ जाता है। लोग कहते हैं ये समझ ही नहीं आता क्या इसका इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है। इस विषय पर विस्तृत तौर से रोशनी डालें सर। जरूर डॉक्टर रोमिल। मैं शुरुआत करना चाहूँगा दो शब्दों से। एक होता है मीनार्की और दूसरा मीनोपॉज। ये इंग्लिश में इनका मीनिंग है। मीनार्की मतलब जब किसी बच्ची को पहली बार मासिक धर्म की शुरुआत होती है, और मीनोपॉज जहाँ जाके वो ख़त्म होता है। तो इस दौरान जो चेंजेस आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं किसी बच्चे में मीनार्की में, और फिर जो मीनोपॉज में, हम इस पर विस्तृत हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीनार्की के बारे में बात करना चाहूँगा। एज ऑफ मीनार्की की जो एज है, आइडियल तौर पे वो 11 से 13 साल नॉर्मली मानी जाती है। पर किसी बच्चे में 7 से 8 साल में भी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है। और किसी में जो है 13 साल 14 साल के बाद भी जो है माहवारी शुरू नहीं होती है। डॉक्टर रोमिल, मैं आपसे इसी चीज़ पे खास डिस्कशन करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्ची में 7 या 8 साल में ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है, पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम प्रिकॉसिटी बोलते हैं। यानी वो कुदरत के खिलाफ है। नेचर ने आपको इस तरीके से नहीं बनाया है कि आपको जो है इतनी छोटी एज में आपको पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो पहले तो हम बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा प्रिकॉशियस है, उसमें समय से पहले पीरियड्स आ गए हैं। ऐसे मौके पे आपको ना एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके और उनसे उस बच्ची का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर मैं आपको होम्योपैथी की बात करूं तो मोस्टली हम लेकेसिस या हायोसियामस जैसी रेमेडीज़ हैं जिसको प्रेस्क्राइब करते हैं। पर अकेले ये 2 रेमेडीज़ नहीं है जिससे किसी बच्चे का इलाज हो, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। पर ऐसे मामलों में जहां समय से पहले मासिक धर्म स्टार्ट हुआ है, आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जैसे अब जो लेट वाली बात हो जाती है कि कभी कभी लेट हो रहे हैं, आपने 11 से 13 एक नॉर्मल उम्र बताई, और कभी कभी बच्चों के इससे लेट हो जाते हैं जो आते नहीं है, तो उन्हें कब तक इंतज़ार करना चाहिए या कब डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए इलाज के लिए, और क्या होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर लेट हो जाते हैं, अगर 13 to 14 ईयर्स, 13 से 14 साल तक की एज तक किसी बच्ची को मासिक धर्म या माहवारी शुरू नहीं होती है, आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेना चाहिए। और अगर हम होम्योपैथिक इलाज की बात करें तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं और परिपक्व इलाज होता है, बिल्कुल शर्तिया इलाज होता है। आप जो है अगर किसी बच्चे को 13 से 14 साल के दौरान एज हो गई है, उसको इस एज में जो है पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर रोमिल, आप भी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, ये बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि पल्सेटेला नाम की रेमेडी है जो ऐसे बच्चों में हम अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं, या उसके अलावा सीपिया है या ग्रेफाइटिस है, ऐसी करके रेमेडीज़ हैं। ये बच्चे के नेचर पे डिपेंड करता है कि इस एज में आके बच्चा आपका व्यक्तित्व कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, आप जो है लोगों के सामने कैसे फोकस करते हो, आप लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, किसी पे निर्भर हो, ये सब डिसाइड करके हम एक रेमेडी तय करते हैं और वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। खासियत ये है कि इन दवाओं से आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम नहीं आने, आपको कोई पीड़ा नहीं होनी है, आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम बात करते हैं बिना नुकसान, बिना तकलीफ के ठीक होने की बात, तो वही होम्योपैथी करती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया। सर ये यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, कई बच्चों के माहवारी शुरू हो जाती है, पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, पर फिर उसके बाद कुछ महीने इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2 महीने नहीं आते, 4 महीने भी नहीं आते, तो इस दौरान भी क्या उन्हें इलाज की ज़रूरत रहती है या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि स्टार्ट होने के बाद फिर से जो है माहवारी इरेगुलर हो गई,
तो यदि शुरू के 3 से 6 महीने में ये किसी बच्ची के साथ घटित होता है तो स्वाभाविक चीज़ है, इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। पर आपको जो है पर्टिकुलरली जो मदर उनके साथ रह रही हैं या दादी उनके संपर्क में, चाची हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, बच्ची जिसके संपर्क में, आप उस बच्ची का ध्यान रखें। देखें अगर पीरियड अकेला डिले हुआ है और कोई समस्या बच्ची को नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर नहीं, दूसरी समस्या साथ में है तो आपको जो है डॉक्टर से परामर्श बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर ही एक प्रश्न मेरे मन में उठा है, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कुछ महीनों की, कभी कभी होता है कि 10 दिन आगे हो गया, 10 दिन पहले आ गया, या कुछ कुछ दिन ही बढ़ना घटना रहता है, तो कई लोग इंतज़ार करते हैं और बोलते हैं हमारे साथ तो ये पैटर्न ही चला आ रहा है और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्या इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ भी डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है, और क्या उसके लिए कोई दवाइयाँ होम्योपैथी में होती हैं? निश्चित इसके लिए दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में, पर अगर ये स्टार्टिंग में, जैसे महावारी की शुरुआत हुई है और प्यूबर्टी एज में अगर ये आपको परेशानी है कि 8 या 10 दिन डिले हो जाता है या पहले आ जाता है, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये पैटर्न बना हुआ है और इसके कारण आप परेशान रहते हो, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। निश्चित इसके लिए मेडिसिन आती हैं, आपका नेचर और आपके पीरियड का पैटर्न, इसके बेसिस पे जो है मेडिसिन तय होती है और निश्चित आपको बहुत लाभ देती है। जी बिल्कुल, यानी कि जो सृष्टि का नियम है, एक साइकिल की जो 28 दिन की साइकिल की डेट मानी जाती है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, और उसमें अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, घबराएं नहीं। सर यहाँ पर मैं समझना चाहूँगा, आजकल यंग एज में सिस्ट, गठान की एक जो समस्या होने लगी, और गठान नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो ये क्यों होने लगा है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे और होम्योपैथिक उपचार? डॉक्टर रोमिल, इस बीमारी को जो है अभी PCOD के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। उसका पूरा मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यानी हर महिला में 2 ओवरीज होती हैं और उनमें हर एक महीने में अंडा बनता है उनसे, जिसको हम ओवम बोलते हैं। तो उसका भी एक पैटर्न होता है, एक मंथ राइट ओवरी से तो अगले मंथ वो लेफ्ट ओवरी से ओवम बनेगा। तो किसी बच्ची को या किसी महिला को ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसमें ओवम नहीं बनता है, निश्चित तौर पर उसको जो है दूसरे सिम्टम भी आएंगे। दूसरे सिम्टम में क्या क्या हो जाता है, उसको पीरियड्स जो हैं इरेगुलर रहेंगे, उसको वेट गेन होगा, उसको बहुत सारे मुहासे फेस पे आएंगे, उसको एक्ने बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है उनमें चिड़चिड़ापन, हेयर फॉल, ये सारे सिम्टम आपको PCOD में देखने मिलेंगे। यदि किसी बच्ची के पीरियड्स इरेगुलर हैं और ये सब लक्षण आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर यहाँ पर सफ़ेद पानी एक ऐसी बीमारी है जो गाँव में भी, शहरों में भी हम अमूमन देख रहे हैं कि हर घर में अगर 2 बच्ची हैं या उससे अधिक हैं तो एक बच्ची को ज़रूर सफ़ेद पानी की शिकायत हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, और सफ़ेद पानी के लक्षण और उसका उपचार किस प्रकार संभव है? रोमिल, सफ़ेद पानी जो बीमारी का आप नाम बता रहे हैं, उसको हमारी भाषा में उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में जी। और ल्यूकोरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम है, कई छोटे बच्चों में मिल जाता है, बड़े उसमें बुजुर्गों में मिल जाता है, और जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा, यंग एज की जो महिलाएं उनमें ज़्यादा मिलेगा। इसका निश्चित जो कारण है वो एक स्वच्छता मैनेज करना, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब जो है अगर वो नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रहे, आप जो है क्लोथिंग जो है आपके कपड़े आप अच्छे से नहीं साफ़ कर रहे हैं, आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो निश्चित ल्यूकोरिया होने के चांसेस हैं। पर इसमें आप अगर उपचार की बात करें तो इसमें जो ल्यूकोरिया के साथ साथ जो सिम्टम है, जैसे किसी को सीवियर बैकएक होता है, बहुत कमर में दर्द रहता है, वीकनेस आती है, व्यक्ति दुर्बल होता जाता है, दुबला होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, उसके हिसाब से दवाई का सिलेक्शन होता है। एडिशनली जैसे ल्यूकोरिया किसी को हुआ, साथ में ल्यूकोरिया के सिरदर्द भी होता है, ल्यूकोरिया के साथ साथ जो है बॉडी में बहुत वीकनेस आती है, हर चीज़ का जो है एक बढ़िया इलाज संभव है होम्योपैथिक रेमेडी से। जी बिल्कुल। तो यानी कि अगर आपको सफ़ेद पानी की भी शिकायत है या सिस्ट बताई गई है ओवरीज में, जो हमने पहले डिस्कस किया था, आप उससे घबराएं नहीं, उससे डॉक्टर से परामर्श करें और उसका इलाज संभव है। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आपके पास हो तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। सर यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जैसे इस प्रकार की कोई भी बीमारियाँ होती हैं तो क्या उनकी कोई जांच भी होती है जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई आपको ये सिस्ट है और निकल के आ रही है जाँचों में? जी, निश्चित तौर पे एक तो जो है सोनोग्राफी होती है, पेट की सोनोग्राफी होगी, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन करवाना है, और मोस्टली सोनोग्राफी में डायग्नोस हो जाता है कि पॉलीसिस्टिक है ओवरी या फिर नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, तो जैसे उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराना पड़ेगा आपको, जो है फीमेल हार्मोन्स होती हैं, FSH होती है, LH होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है, इन सब के टेस्ट आपको जो है कराने पड़ेंगे ताकि पता चल पाए कि किस हार्मोन की अधिकता है या किस हार्मोन की कमी है। जी बिल्कुल। उस बेसिस पे आप दवाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल। यानी कि
टेस्ट अपनी मर्जी से तो वैसे भी नहीं कराना है, डॉक्टर से परामर्श करके ही कराना है। आपके शरीर की जो आवश्यकता है, सोनोग्राफी की ज़रूरत है या हार्मोन्स की कोई टेस्ट की ज़रूरत है, वो डॉक्टर अपने हिसाब से कराएगा और उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी और इलाज तो संभव है ही। सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज शादी की एक उम्र पे बहुत डिस्कशंस आजकल चलते हैं। पहले शादी जल्दी हो जाती थी, मतलब जल्दी बोलूँ तो आज के हिसाब से जल्दी, तो सही उम्र क्या है और अगर जल्दी शादी होने से कोई क्या नुकसान है, या शादी की आगे बढ़ जाए 30 साल 35 साल के ऊपर भी चले जाती हैं आजकल, तो क्या उसका कोई नुकसान उठाना पड़ता है? हाँ रोमिल, अगर सही एज पे शादी होती है, जैसे गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स डिसाइड किया है, लेकिन इस समय जो है आप 20-21 साल में जो है अगर किसी बच्ची की शादी होती है तो उसमें उसका फर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी रेट मतलब उसको जैसे कल जाके मदर बनना है, उसको कंसीव करना है, प्रेगनेंसी उसको करना है, तो उसके लिए वो सही एज है 20 से 21 साल। पर अगर उससे पहले शादी हो रही तो उसके अपने जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नई बच्ची है, नए माहौल में, नए उसमें परिवार में जा रही है। ठीक वैसे ही होता है, आप किसी नए स्कूल में या किसी नए कॉलेज में आप दाखिला ले लो, आप किसी को पहचानते नहीं। तो अगर ऐसी छोटी एज में किसी बच्ची के लिए दूसरा परिवार ज्वाइन करना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि सबके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करे, सबके हिसाब से अपने आप को चलाए। अगर वो नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पर वो एक हार्मोनल बीमारी में चली जाएगी या निश्चित तौर पर वो किसी और बीमारी में चली जाएगी। लेकिन अगर सही एज पे शादी होती है तो उसका फर्टिलिटी रेट उतना ही अच्छा रहेगा, उसको कंसीव करने में दिक्कत नहीं होगी, उसको प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं आएगी। एडिशनली उसके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। लेकिन अगर शादी लेट होती है, अगेन ये फर्टिलिटी का मामला आ जाएगा। अगर आप बहुत लेट शादी कर रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन प्रभावित हो सकता है, आपका पीरियड्स की डेट जो है वो प्रभावित हो सकती है, आपके यूट्रस की हेल्थ स्टेटस जो है, गर्भाशय की जो स्वास्थ्य की अवस्था है, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो ज़्यादा एडवांस एज में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हार्मोनल चेंजेस से गुजरना रहता है, और आपको अगर पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो आपको कंसीव करने में परेशानी आती। अगर आपको कंसीव करने में परेशानी आ रही तो प्रेगनेंसी कैरी करने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो जैसा कि हमने समझा कि अगर जल्दी हो तो भी बुरा और लेट हो तो भी बुरा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है तकरीबन 10% की वृद्धि हुई है इनफर्टिलिटी के केसेस में, यानी कि बांझपन के केसेस में। और उसका बहुत बड़ा रीज़न यही बताया गया है, या तो शादी जल्दी हो गई है और बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाया, या फिर लेट हुई है जिसके कारण हार्मोन्स ने उस प्रकार से सपोर्ट नहीं किया। सर, मैं यहाँ पर यह जानना चाहूँगा, क्या इनमें ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिन पर हम रोशनी डाल सकते हैं जो इस बीमारी का इलाज करती हो? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है कि आपको जो है अर्ली एज में शादी हो गई है और आपको जो है पीसीओडी हो गया है, या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट है, या आपको यूट्रस में जो है फाइब्रॉयड है या सिस्ट है, इन सब का इलाज होम्योपैथी से संभव है। डिपेंड करता है, केस आया हमारे पास, पेशेंट आया, उसका नेचर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, एक माहौल में उसका एडजस्टमेंट कैसा है। डॉक्टर रोमिल, आप भी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को या किसी माहौल को जो है अलग अलग तरीके से अडेप्ट करता है। कोई नर्वस हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, कोई शादी में जो किसी बड़े माहौल में आपने भेज दिया, बहुत बड़ा परिवार है और बच्ची को अडेप्टेशन नहीं आ रहा है, वो छोटे परिवार से आई है, निश्चित तौर पर उसको घबराहट होगी, उसका कॉन्फिडेंस शॉर्ट होगा और सारा असर उसके बॉडी पे आएगा। पर ऐसे बच्चे की अगर आप सही तरीके से केस टेकिंग करके उसको मेडिसिन देंगे तो उन चीज़ों से वो जल्दी निजात पाती है, उसके हार्मोन्स भी बैलेंस में आते हैं, एडिशनली उसका कॉन्फिडेंस रीगेन होता है। जी बिल्कुल, यानी कि चिंता ही चिता का कारण है जो कहा जाता है, वो पूर्णतः साबित करता है कि चिंता जो है, तनाव जो है, वो आपको बीमारियों में खींच ले जाता है। इससे बच के रहना चाहिए हम लोगों को। सर, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो प्रायः देखा जा रहा है महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा होती है, और खासकर शादी के बाद बहुत महिलाओं को इस थायराइड हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या कोई प्रारंभिक लक्षण है जिससे व्यक्ति समझ पाए कि थायराइड की तरफ अग्रसर है, और कोई ऐसी दवाइयाँ जो होम्योपैथी में इसका उपचार किस प्रकार से करते हैं? जी बिल्कुल, थायराइड की बात करेंगे तो एक लहर आई हुई है डॉक्टर रोमिल, आप भी देख रहे होंगे, हर पेशेंट में जो है प्यूबर्टी के एज में भी बच्चों को थायराइड डायग्नोस हो रहा है। कि अभी अभी जो उन्होंने कदम रखे 13 to 14 ईयर्स की एज में आए हैं बच्चे, और उनको जो है सडनली थायराइड डायग्नोस होना शुरू हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है एक किलकेरिया आयोड मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर इस प्यूबर्टी एज में थायराइड आ रहा है तो मोस्टली वो इंडिकेट होती है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है किलकेरिया आयोड का, और परमानेंट उससे आराम आता है। पर अगर थायराइड जो है शादी के बाद हो रहा है, शादी के बाद हो रहा है, तो आपने जैसे रोमिल कारण पूछा कि किस कारण से थायराइड आता है, पर्टिकुलरली तब ये साइकोलॉजिकली देखा गया है। होम्योपैथी साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा काम करती है और साइकोलॉजी से ही दवाई निकाली जाती है। साइकोलॉजिकली ये देखा गया है, आप ऐसे माहौल में आ गए जहाँ पे आप हेल्पलेस हो, आप बेबस हो, आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो
कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और आपने गिव अप कर दिया। जैसे सोमिल अपना जो कोई गला पकड़ लेता किसी इंसान का, वो इंसान बेबस हो जाता। तो साइकोलॉजिकली थायराइड का रिलेशन इसी कंडीशन से, आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए, आप ऐसे माहौल में जाके चले गए कि जहाँ आप बेबस हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसे माहौल में फिर आपको थायराइड होना लाजमी है। और हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में सबसे पहला जो आएगा, एक महिला में सबसे पहला ऑल्ट्रेशन आता है उसके पीरियड्स में। दूसरा, उसको वेट गेन होना पॉसिबल हो जाता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में है तो वेट गेन होगा, अगर वही बच्ची हाइपरथायरॉयडिज्म में है तो वेट लॉस होगा। ठीक, उसके बाद उसमें जो है स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, कब्ज होने की समस्या शुरू हो जाती है, बालों में बहुत रूखापन और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ये सब लक्षण आपको आ रहे हैं और आपका पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता, आपको मोशन में सुबह फ्रेश होने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सिम्टम जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के। एडिशनली आपकी जो है पीरियड्स गड़बड़ हैं, ऐसे सब सिम्टम अगर आप लेके चल रहे हो, आप निश्चित माने आप थायराइड में एंट्री ले रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत जो है उसका ट्रीटमेंट आप शुरू कर लो, आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करो। वो आपको हो सकता है कि इनिशियली स्टेज में आपको रोक के आपको आगे नहीं बढ़ने दें, आपकी बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दें। ऐसे केस में अगर आप डॉक्टर को अप्रोच करते हो, अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको कारण भी समझ में आएगा कि आप कहाँ से थायराइड में एंट्री ले रहे हो, और आपको इलाज भी जो आपको परमानेंट मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि तनाव थायराइड का बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं यही कहना चाहूँगा, एक महिला अपना घर छोड़ के आती है, बहुत विश्वास से आती है, आपके भरोसे आती है, आपके घर में आती है और आपके वंश को, आपके घर को आगे बढ़ाती है। उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। उससे आप ही खुश रहेंगे और आप खुश रहेंगे, तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। सर, मैं यहाँ पर यह समझना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में भी क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और क्या प्रेगनेंसी के अगर हम हर 3 महीने की बात करें तो पहले 3 महीने में ऐसे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं जिसके लिए होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है और लोग उसको समझें कि ये परेशानी का कारण है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने रोमिल। प्रेगनेंसी की बात करें तो 3 ट्राइमेस्टर में उसको हमने बांटा है, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में क्या दिक्कत होने वाली है? पहले 3 महीनों में सबसे पहले तो जिस महिला ने कंसीव किया है, जिसने गर्भ धारण किया है, उसकी मानसिकता कैसी है? क्या उस चीज़ को लेकर उसको कोई घबराहट है, उसको कोई एंजाइटी है, उसको कोई डर है? क्योंकि आजकल डर वाला माहौल बहुत ज़्यादा है। आप मीडिया में देखें, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं बीमारी को लेकर डराने वाली हैं। तो सही नॉलेज आपको बचाता है, लेकिन गलत नॉलेज आपको डराता है। तो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे पहले तो आप जो है एक प्रॉपर उस चीज़ को समझें कि मुझे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे बहुत ट्रॉमेटिक माहौल में नहीं जाना है। अगर आप जॉब में हैं, वर्किंग हैं, तो आप अपने मेंटल कंफर्ट का भी ध्यान रखें, क्योंकि शुरू के 3 महीने में जो ब्रेन का विकास होता है, ऐसे माहौल में अगर आप जो है ट्रॉमेटिक माहौल में जाएंगे, जहां आपके लिए चीज़ें हाइजीनिक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा माइंड पे टेंशन मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, वो सीधा सीधा असर बच्चे पे डालता है। तो शुरू के 3 महीने में तो आपको बिल्कुल ये प्रिकॉशन लेने हैं, आपको सावधानियाँ लेनी है। आप कोशिश करें, बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलें, नींद प्रॉपर लें, डाइट प्रॉपर लें, और हो सके तो अपना ऐसा कोई काम करें हल्का फुल्का जिससे मन को खुशी मिलती हो। जी बिल्कुल। यहाँ पर सर, अब जैसे हमने पहले 3 महीनों के बारे में समझा, दूसरे 3 महीने और उसके अगले 3 महीने, मतलब चौथे से छठा महीना और 7वें से 9वां महीना, इसमें भी क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उसका इलाज किस प्रकार से संभव रहता है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रेगनेंसी में खतरा रहता है पहले 3 महीनों में, तो रोमिल आपने देखा है, वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा है मॉर्निंग सिकनेस, आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो आपको बुखार आ जा रहा है, आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहली जो सलाह किसी महिला को दी जाती है पहले ट्राइमेस्टर में, आप जब उठ के बैठते हैं बेड में, तो आपको जो तुरंत नीचे नहीं उतरना है फर्श पे, आपको थोड़ा बेड पे बैठना है। 10 मिनट के लिए आप थोड़ी गहरी सांस लो, छोड़ो, आप अपने हाथ पैर को मूव करो, क्योंकि आप लंबे रेस्ट के दौरान आप जो उसमें कंडीशन में चले गए तो स्ट्रेसिस वाली कंडीशन आ जाती है। तो आप जैसे उठे हो तो आपको तुरंत मूवमेंट्स नहीं करने, बहुत ज़्यादा तुरंत फर्श पे नहीं उतरना है, आपको थोड़ा बेड पे बैठे रहना है। रात को ब्रश करके सोइए, और सुबह जैसे नींद खुलती है तो आप टोस्ट या बिस्किट का यूज़ करें, क्योंकि आप रात ब्रश करके सोए हो। सुबह आप वो यूज़ करिए, आपको वोमिटिंग बिल्कुल नहीं होगी, आप बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाओगे। पर इसके बावजूद अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको एंजाइटी है, आपको घबराहट है, हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडीज़ है होम्योपैथी में। आप जो है सीपिया बहुत अच्छा उसमें रोल निभाती है, पल्सिटेला बहुत अच्छा रोल निभाती है, बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे पास हैं। एंजाइटी है, आपको जो है सिरदर्द भी साथ में आ रहा है तो आप बेलाडोनिन यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, वो किसी भी महिला की जो है केस टेकिंग करके फिर हम अच्छे से मेडिसिन निकाल पाते हैं। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में हमने जानकारी ली और मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है, और अगर कोई परेशानी हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो दवाई उपलब्ध है।
सर यहाँ पर फाइब्रोएडिनोमा यानी कि ब्रेस्ट में भी जो गठानें हो रही हैं वो भी आजकल अमूमन बहुत कॉमन होती जा रही हैं, जबकि पहले इस प्रकार से नहीं रहता था। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, क्या लक्षण है और इलाज किस प्रकार से संभव है? हाँ, फाइब्रो एडिनोमा की अगर हम बात करें तो ये स्तन में होने वाली एक गठान है और ये नॉन कैंसरस होती है। तो हर गठान कैंसर नहीं होती। आपको कभी भी किसी व्यक्ति को अगर स्तन में गठान है तो उस पहले जाके आप गायनेकोलॉजिस्ट से, महिला रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो एग्जामिन करेंगी और इसकी भी सोनोग्राफी होती है। अगर आपको स्तन में कोई तकलीफ है तो स्तन की अलग से सोनोग्राफी होती है। तो उसकी सोनोग्राफी करने से हमें पता चल जाता है कि ये फाइब्रो एडिनोमा ही है, ये कोई और चीज़ है। और उसके कारण की अगर हम बात करें तो इसमें भी हार्मोनल वेरिएशन जो आपके अंदर चल रहे हैं उसके कारण ये स्तन में परेशानी आ जाती है। प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, उसकी कमी या उसकी अधिकता भी जो है आपको ये परेशानी दे सकती है। जी बिल्कुल। तो होम्योपैथी में आपने फाइटोलका रोमिल दी होगी। फाइटोलका बहुत अच्छा रोल ऐसे में प्ले करती है कि अगर किसी को फाइब्रॉइड हुआ है, किलकेरिया फ्लोर दूसरी रेमेडी है। तो ऐसी कई सारी रेमेडीज़ हैं, बस डिपेंड ये करता है व्यक्ति का नेचर कैसा है और उसको बीमारी कब से है, कितने ड्यूरेशन से, उसका एडेप्टेशन कैसा है, वो व्यक्ति उस बीमारी में कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है। यहाँ से हम लोग एक अच्छी होम्योपैथी दवाई निकाल के उसको ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो यानी कि अगर कोई गठान है ब्रेस्ट में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से परामर्श लेंगे, उसकी भी सोनोग्राफी होती है और उससे मालूम पड़ जाएगा वो उसमें क्या परेशानी है और इसका इलाज भी संभव है। हर गठान कैंसर नहीं होती, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो डर का माहौल कतई नहीं होना चाहिए। सर समय का अभाव है, मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा कि एक पीरियड्स जो बोलते हैं हेल्दी साइकिल किस प्रकार से होती है और महिला का जब माहवारी जारी होती है, मासिक धर्म खत्म हो रहा होता है, उस दौरान उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसका रूटीन किस प्रकार से होना चाहिए, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज संभव है? आमतौर पे जैसे अगर हम पीरियड्स की बात करें तो 21 से लेके 35 दिन के बीच अगर किसी महिला की माहवारी 21 दिन से कम में नहीं आनी चाहिए और 35 दिन से ज़्यादा में नहीं आनी चाहिए। तो 21 से 35 डेज, 21 से 35 दिन के बीच अगर किसी महिला का पीरियड चल रहा है, माहवारी उसको इतने दिन के अंतर पे आती है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, रेगुलर है। लेकिन अगर 35 दिन के बाद किसी का पीरियड आता है तो उसको ट्रीटमेंट की नीड है। 21 दिन से पहले अगर आपको माहवारी आ जाती है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप उसकी बात करें कि माहवारी बंद होने पे आ रही है तो हर महिला का ये पैटर्न अलग होता है, उसका एज ग्रुप भी अलग होता है। ये सारी जानकारी हमें मिल सकती है, गूगल से मिल सकती है। तो आप जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मदर में जो है माहवारी कितने साल तक चली थी, ये भी कई महिलाओं को प्रभावित करता है। तो ये जो एज ऑफ मीनोपॉज है कि कब हमारे पीरियड्स जो हैं समापन पे आ जाएंगे, ये हर महिला में अलग हैं। पर हम थोड़े उसके लक्षणों की बात करेंगे। अगर किसी महिला में मीनोपॉज आने वाला है तो जैसे प्यूबर्टी में जब पीरियड्स स्टार्ट हुए थे कुछ चेंजेस आए थे शरीर में, तो हार्मोनल एबिरेशन बोलते हैं उसको, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। यही चेंजेस जो हैं वो मीनोपॉज में भी आते हैं। तो वही चेंजेस जो हैं महिला में आने शुरू हो जाएंगे। एक तो उसको थकावट होगी, महिला चिड़चिड़ी हो जाएगी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, उसके बाद आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको वर्कलोड ज़्यादा है, आपको घर में कोई समझने वाला नहीं है, नेचुरल है, आप बुरे तरीके से आप परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़ाओगे। बिल्कुल शायद सर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है, और आपने इतनी लाभदायक जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि हिंदुजा जी। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद रोमिल, धन्यवाद दर्शकों। बिल्कुल, हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, एक नए बीमारी के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।